हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इसमें हम बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के जो आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री आपकी 1200 से 1700 है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे। और ये क्लास सेकेंड है, इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट करा दी है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है। ये दो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा एंड ये क्लास देख सकते हैं सेकेंड। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर इसमें हमने 6 लिया है, जो आपका है विजयनगर साम्राज्य में न्यायकार प्रणाली के महत्व का वर्णन कीजिए। एंड ये क्वेश्चन हमने 4 टाइप से यहाँ लिखे हैं, चारों के मतलब एक ही है। इसी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सेकेंड है इसका, न्यायकार प्रणाली के विशेष संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करें। किस हद तक न्यायकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी, विवेचना कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास सेकेंड है, इससे पहले की क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। विजयनगर कालीन राजतंत्र और प्रांतीय व्यवस्था के प्रसंग में न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख आवश्यक है। चौल युग और विजयनगर के राजतंत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर यही न्यायिक व्यवस्था है। तो जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक कार्य, उनके उल्लेख आवश्यक है किसमें? चौल युग में और विजयनगर के राजतंत्र के बीच में, ठीक है। और ये व्यवस्था आवश्यक है। इस व्यवस्था की उत्पत्ति, इसके वास्तविक स्वरूप और व्याख्या के संबंध में इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि विजयनगर कालीन सेना न्यायिकों को न्याय कहा जाता था। तो जो जो कहते हैं ना, इसे न्यायिक कार्य को लेकर इतिहासकारों में वाद विवाद चल रहे हैं। कुछ इसको कुछ मानते, कुछ अलग मानते। तो कुछ का कहना है ना, जो सेना होते ना उनको न्यायिक कहा जाता था। तो कुछ इससे ये बताते हैं ना, जैसे यहाँ से आपका स्टार्ट है, ये रिपीट हुआ है। न्यायिक वस्तु स्वयं थे जिन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड अमराम प्रदान की जाती थी। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण उन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। तो मतलब कि कुछ इतिहासकार से, इन्हें तो आपको यहाँ सेना की रक्षा करने वाले को न्यायिक कहते हैं, लेकिन कुछ ये मानते हैं ना कि जो भूमि होती है उस पर वो खेती करते हैं, उनको कुछ भूमि के नाम यहाँ बताए गए कि अमरम नाम है, और वहाँ पर वो खेती करते थे, वहाँ रहते थे, तो उनको जो मिलती थी ना, तो उसी कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता है, ठीक है। एंड देखिए, 16वीं शताब्दी के मध्य में इन न्यायिकों की संख्या लगभग 200 थी। कितनी थी? 200 थी। और इन न्यायिकों को सबसे अधिक तमिलनाडु में नियुक्त किया जाता था। और ये 16वीं शताब्दी थी ना, उनकी संख्या कितनी? 200 थी। और इन्हें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नियुक्त किया जाता, मतलब वहाँ पर रखा जाता था। तमिल प्रदेश की अधिकांश भूमि को अमरम के रूप में न्यायिकों को वितरित कर दिया जाता था। जो तमिलनाडु की भूमि होती है उसको एक नाम दिया गया, जिसे अमरम के रूप में न्यायिकों को, मतलब वहाँ के जो रखरखाव करते हैं उनको दे दिया जाता था। और इस अमरम भूमि का न्यायिक पूरी तरह से स्वयं उपभोग नहीं कर सकता था। और जो उन्हें भूमि मिली है ना, उसका उपभोग मतलब उसकी जो भी बेनिफिट होती है, उसके जो भी खेती करेगा, कुछ भी करेगा, स्वयं उसके पास नहीं रहने वाला। उसका 50% ना राजा के पास जाएगा। जैसे कि देखिए, अमरम भूमि का उपयोग करने के संबंध में उनके 2 प्रमुख दायित्व थे, उनके कर्तव्य थे। पहला तो ये है जो आपके सामने यहाँ से स्टार्ट है। पहला दायित्व ये है कि इसमें प्राप्त आय के एक अंश को उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था। मतलब कि मान लीजिए एक अंश, मतलब 50% उन्हें तो खजाने में जमा करना होगा राजा के पास। एंड दूसरा ये है, उन्हें इसी भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए सेना रखनी पड़ती थी। और इसी भूमि से ना उन्हें राजा की सहायता के लिए मतलब सेना भी रखनी पड़ेगी। बताओ, प्रत्येक न्याय के अंतर्गत रहने वाली सेना का निधान राजा स्वयं करता था। सामान्यतः न्यायिकों की सेना की संख्या और केंद्र को भेजे जाने वाले राजस्व का अंश अमरम भूमि के आकार पर निर्भर करता था। अब आकार मतलब उन्हें कितनी भूमि दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही उनसे जो खजाने के लिए पैसे लिए जाते थे, प्लस वो सैनिक लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त न्यायिकों को अपनी अमरम भूमि में शांति और सुरक्षा बनाए रखने और अपराध को रोकने का दायित्व भी स्वयं वहन करना पड़ता था।
और उनका एक और भी कर्तव्य इसमें शामिल होता है कि मान लीजिए जो उन्हें भूमि मिली है राजा द्वारा, वहाँ पर ना देखिए शांति बने रहे, कोई भी अपराध ना हो, अगर कुछ भी नुकसान होता है ना तो इसकी भरपाई कौन करेगा? जो न्यायिक थे वही करेंगे, राजा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। उनके अधिकांश क्षेत्र में यदि कहीं चोरी लूटपाट की घटना हो जाती तो उनकी क्षतिपूर्वक भी उन्हें ही करनी पड़ती थी। यदि न्यायिक अपने इन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते तो उनको प्रदान किए गए भूखंडों को जब्त कर लिया जाता था। अब मान लीजिए कि कोई चोरी हो गई या कुछ भी घटना घट गई, अगर इसकी पूर्ति वो नहीं करेंगे तो उनके पास जो भी जमीन है उसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 1 से 2 बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। कभी कभी न्यायिकों को शारीरिक रूप से भी दंडित किया जाता था, परंतु उन्हें मृत्युदंड देने का कोई परिणाम नहीं मिला और उन्हें कष्ट दिया जाता था, लेकिन मौत के घाट नहीं उतारा जाता था। यद्यपि हमने न्यायिक व्यवस्था का प्रांतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में उल्लेख किया, और ये सब जो भी हमने ऊपर पढ़ा ये किस चीज़ के लिए? प्रांतीय शासन व्यवस्था, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, परंतु न्याय की स्थिति प्रांतीय गवर्नर की तुलना में निम्न दृष्टियों से भिन्न होती है। तो यहाँ से आपका फिर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाले भी सब आपको इम्पोर्टेंट है लिखना है, और ये पॉइंट देख सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट है आपका, प्रांतीय गवर्नर प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था और वह राजा के नाम से शासन करता था। जो ये होते हैं ये राजा ही होते थे, एक तरह से आप मान सकते हो, और बाकी एक न्यायिक होते थे। ये 2 प्रकार के, अब इनके बीचों में अंतर बताया जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, जबकि न्याय केवल एक सैनिक समान होता था और उसे केवल अपने सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों की पूर्ति के लिए कुछ जिले या प्रदेश प्रदान किए जाते थे। और जो न्यायिक होते थे किसके लिए होते थे? सैनिक दायित्व की पूर्ति के लिए होते थे, वित्तीय पैसों के अकॉर्डिंग, और इन्हें कुछ ही जिले या प्रदेश कह सकते उन्हें दिए जाते थे, लेकिन ये होते इनको पूरी आज़ादी थी एक से दूसरे देश में जाने आने की, वहाँ से प्राप्त करने की। सेकेंड पॉइंट देखिए, गवर्नर की तुलना में न्याय को अपने प्रदेश में कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, और न्याय को स्वतंत्रता प्राप्त थी। राजा सामान्यतः न्यायकार प्रदेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था और किसी विशेष परिस्थिति अथवा शासन के मामले में पूर्णतः गलत होने पर भी न्याय को हटाया जा सकता था। जो वहाँ के जो सामान्य न्यायकार होते ना, वो किसी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अगर वो कहीं पर गलती किए ना, उनके पद से हटा दिया जाएगा उनसे। इसका थर्ड पॉइंट, न्यायिकों को एक अमरम प्रदेश से दूसरे अमरम प्रदेश में स्थानांतरित करने के परिणाम हमें नहीं मिले, जबकि गवर्नर को प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानांतरित या भी किया जा सकता था। मतलब कि जो न्यायिक व्यवस्था होते हैं एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते थे, और वहीं पर ये गवर्नर होते हैं ये एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, आ सकते हैं, इनको ये पूरी आज़ादी है। 4 पॉइंट है, गवर्नर की तुलना में न्याय के उत्तरदायित्व भी कहीं अधिक थे, और जो इनके अकॉर्डिंग ना न्यायिक व्यवस्था उनके दायित्व कुछ ज़्यादा थे, उनको काम भी ज़्यादा कराए जाते थे। इनको कहा जाता है एक तरफ से ये राजा जैसे जीवन जीते थे और ये गरीब जैसे। देखिए, जंगलों को साफ करना, किसी योग्य भूमि का विस्तार करना, किसी अहम आम समृद्धि की रक्षा करना आदि उसके कुछ प्रमुख दायित्व थे। तो ये सब काम भी इन्हें करना होता था। न्याय को अगर नहीं करेंगे तो इनको दंड मिलेगा। और यहाँ देखिए, गवर्नरों को प्राय दंड न्याय कहा जाता था, और उन्हें अधिकांश वे ब्राह्मण हुआ करते थे, और ये ब्राह्मण कास्ट के हुआ करते थे। ब्राह्मण न्यायिक होने के दृष्टांत हमें बहुत थोड़े मिलते हैं। और यहाँ से 6 पॉइंट स्टार्ट है, प्रांतीय गवर्नर द्वारा अपने पदों को आनुवंशिका बना लेने का हमें कोई दृष्टांत नहीं मिलता, परंतु न्यायिकों के पद धीरे धीरे आनुवंशिका होते गए थे। जो ये वाले इनका पद नहीं मिला है, लेकिन आनुवंशिका ये जो न्यायिकों होते हैं आनुवंशिका होते गए, मतलब इनके बाद इनके आने वाली पीढ़ी को इनको ये पद दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए सॉरी, एंड वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। इसकी नेक्स्ट क्लास जो 3rd क्लास है आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।